स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज हमने टॉपिक करना है 2.2 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है, पढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तीन पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन तीनों को कहा जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स, बुनियादी पार्टिकल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। हर तरह का मादा दुनिया में, चेयर हो गई, टेबल हो गई, ये पेंसिल हो गया, ये पेज हो गया, ये मोबाइल का कैमरा हो गया, हर तरह का मादा, हर तरह की चीज़, फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है उसमें बुनियादी तीन ही चीज़ें बनती हैं मिला के, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल, चैप्टर का रिकैप भी हो जाएगा। प्रोटॉन्स क्या थे? पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल। न्यूट्रॉन्स कौन से चार्ज वाले थे? कोई चार्ज नहीं, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। आगे पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड कंटेन सेम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब मेरे पास ये पेंसिल है, मेरे पास ये पेज है, दोनों ही मैटर है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है। ये बनी है जी लेड से, ठीक है, और ये बना हो सकता है कार्बन से। अब इन दोनों को सेम क्यों नहीं है? पेंसिल पेज क्यों नहीं है और पेज पेंसिल क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब है दोनों ही तो मैटर है, यानी मादा है, और दोनों मादा हैं तो दोनों ही तीन चीज़ों से मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। फ़र्क ये है कि पेंसिल बनती है लेड से। लेड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, लेकिन हो सकता है लेड के अंदर 16 प्रोटॉन्स हों, ठीक है, मिसाल के तौर पर, और 10 इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है, तो वो लेड बन गया। अगर मैं ये पेज बनाऊंगी तो मैं ये शायद बनाऊं कार्बन से, और कार्बन के अंदर हो सकता है कि 5 प्रोटॉन हो और 3 इलेक्ट्रॉन हो, इसलिए ये कार्बन है, और कार्बन से इसलिए पेज बना है, पेंसिल नहीं, और इसलिए ये लेड है, इसलिए लेड से पेंसिल बनी है, पेज नहीं। अब आपको समझ आ गई है, हर चीज़ में तीन ही तरह, हर मैटर में तीन ही तरह के पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और तीनों में जो है वो एक ही चीज़ें मिलके हर चीज़ बनी है दुनिया की। लेकिन फ़र्क कैसे आता है? फ़र्क आता है उनके नंबर्स का, ठीक है। सेम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन डिफ़र कैसे करते हैं? हाउएवर एन एटम ऑफ वन एलिमेंट, अब ये पेंसिल का भी एक एटम है, ठीक है, और पेज का भी एक एटम है, ज़रा है ना, पेंसिल भी ज़रात से मिलकर बनी है, छोटे छोटे, जिन्हें एटम्स कहा जाता है, और पेज भी छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना है, जिन्हें एटम्स कहा जाता है। इसके ज़रात में और इसके ज़रात में फ़र्क ये है, डिफ़र फ्रॉम वन अनदर एलिमेंट बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट नंबर, तादाद का फ़र्क है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की। अगर मैं 15 और 10 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलाऊंगी तो मेरे पास पेंसिल बन सकती है, पेज नहीं बन सकता। अगर मैं 5 और 3 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वाला एटम लूँगी तो मेरे पास पेज बन सकता है, पेंसिल नहीं बन सकती। ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट शॉर्ट, आपको बस एक बात समझाई है कि दुनिया का हर तरह का मादा इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। इस तरह तो दुनिया का हर मादा सेम होना चाहिए, कोई फ़र्क ही नहीं होना चाहिए, हर किसी में यही तीन चीज़ें पाई जा रही हैं। फ़र्क की बात ही यही है कि उन तीनों चीज़ों में डिफरेंट नंबर आ जाता है, फ़र्क आ जाता है तादाद का। प्रोटॉन्स की तादाद कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। ये था आपके पहला पैराग्राफ का लबो-लुबाब। यहाँ तक आपने सिर्फ इसको रीड करना है, या अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाना था। क्वेश्चन जब आपने शुरू करना है बोर्ड पेपर के अंदर, आपने लिखना है, हेडिंग देनी है मार्कर के साथ, बोल्ड हेडिंग एटॉमिक नंबर, और सवाल शुरू करना है यहाँ से। एटॉमिक नंबर लिखा, 3 डॉट लगाए, नीचे वाली लाइन से आपने डेफिनेशन स्टार्ट करनी है, स्कूल में, पेपर्स में, हर जगह। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, ये पेज है ना, ये पूरा पेज मिला के ना एक एलिमेंट है, और इसका एक एक ज़रा जो है वो एटम है। ये पेंसिल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी जो है वो एक एलिमेंट है, पूरी एलिमेंट, और इसके अंदर ये अलग एटम है, ये अलग एटम है, ये अलग एटम है, तो हर एलिमेंट का एटम होता है। मेरी फिंगर है ना, ये सारी एक एलिमेंट है, मिसाल ले लें, ठीक है, तो ये अलग एटम है, ये अलग एटम है, ये अलग एटम है, 3 एटम एक जैसे मिले और उन्होंने एक एलिमेंट बना दिया। यही वो कह रहे हैं, एक एलिमेंट के एटम्स में प्रोटॉन्स का नंबर, ठीक है, प्रोटॉन्स कितने होंगे, ये बात हमेशा तय है, इज़ ऑलवेज फिक्स्ड। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का नंबर प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के हर एटम में कितने प्रोटॉन होंगे, ये बात फिक्स्ड है, ये बात हिलाई नहीं जा सकती। अगर हमने फिक्स है ना कि वाटर है, मिसाल के तौर पर एक एलिमेंट ले लें वाटर,
उसके अंदर कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H और O। तो वाटर के H2O के एटम्स यानी H और O में अगर H में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही रहेगा, वो दो नहीं हो सकते, वो कम नहीं हो सकते, ज़ीरो नहीं हो सकते, ना वो ज़्यादा बढ़ेंगे ना वो ज़्यादा कम होंगे। इसी तरह ऑक्सीजन के अगर 3 एलिमेंट हैं, 3 प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 और एक ही रहेंगे, ये 2 और 2 नहीं हो सकते, 5 और 6 नहीं हो सकते। ये हमेशा फिक्स्ड होते हैं, ना कम होते हैं ना ज़्यादा होते हैं। जैसे हम दुकानों पे जाते हैं ना लिख के लगाते हैं फिक्स्ड प्राइस, कम ज़्यादा नहीं करवाने, इस तरह ये एटम्स होते हैं एलिमेंट के। तो इस वाली बात को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, कि ये इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। मिसाल के तौर पर एक एलिमेंट हमने लिया था वाटर, ऐसे ही था, उसके अंदर 2 एटम थे, वाटर एलिमेंट था पूरा, उसके अंदर एटम कौन कौन से, एक H वाला हाइड्रोजन और एक O वाला ऑक्सीजन। अब उसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर हर एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे और ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे। तो इसका मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 1 और 6 6 है। अब बात समझ आ गई एटॉमिक नंबर होता क्या है। याद रखना आपने, सोए हुए आपके दिमागों में बात पक्की होनी चाहिए कि प्रोटॉन्स का नंबर हर एलिमेंट के एटम में, चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, CO2 एलिमेंट ले लें कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके एटम क्या होंगे, C और O, कार्बन और ऑक्सीजन। अब कार्बन के अंदर भी प्रोटॉन का तादाद फिक्स होगा और ऑक्सीजन के अंदर भी प्रोटॉन का तादाद फिक्स होगा। तो इस बात को हम कहेंगे ये इसका क्या है, ये इसका है एटॉमिक नंबर। यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी आ चुकी है एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। सिंस एन एटम एज अ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अच्छा, यहाँ तक डेफिनेशन लिखने के बाद ना एक नई बात उन्होंने स्टार्ट की है, जो आप लिख रही हो ना उसका मैं आपको निशान लगवाती जा रही हूँ साथ साथ, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ा रही हूँ कॉन्सेप्ट वाले। उन्होंने कहा एक एटम जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है, हर वो चीज़ जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना प्लस हो और ना ही माइनस हो, उसे हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल है। अच्छा, ये कैसे बात की है, अभी तो हमने पढ़ा है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एटम के ऊपर प्रोटॉन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। पूरे चैप्टर में यही डाटा लगाया ना, लेकिन न्यूट्रल कैसे हो गया मैं बताती हूँ। अगर एक एटम, एक एलिमेंट लें, टोटल एलिमेंट कौन सा लेंगे, दोबारा वाटर, उसके एटम लें, वाटर के एटम कौन कौन से लेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और 5 ही प्रोटॉन है, समझें। तो 5 माइनस के चार्ज होंगे एटम के अंदर और 5 प्लस के चार्ज होंगे। तो इधर 5 माइनस लगा दो H के ऊपर और इधर 5 प्लस लगा दो ऑक्सीजन के ऊपर। अब H के ऊपर जो 5 माइनस है और ऑक्सीजन के ऊपर जो 5 प्लस है, ये दोनों आपस में कट गए। अब H2 के ऊपर क्या चार्ज रह गया, कुछ भी नहीं। तो जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो क्या होता है, न्यूट्रल। इस तरह पूरा एटम मिला के न्यूट्रल बन जाता है। वैसे उसके ऊपर चार्ज होता है अलग अलग, देखो H को अलग देखो, O को अलग देखो, पर प्लस और माइनस चार्ज आपस में कट जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाते हैं और एटम जो है वो न्यूट्रल बच जाता है। ये बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन था अलहदा से, इस क्वेश्चन के अंदर ना लिखना आप लोग, नोट्स के अंदर जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी वो आपने नहीं करना, आपने टिप्स के अंदर एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आना है, हाउ एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आपने जवाब बताना है, एटम एज अ होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विल बी द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसमें उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल होता है। तो ये आपका आ गया, इसके ऊपर लिख लें आप शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने एक्स्ट्रा करना है, इस टॉपिक से हटा के इसको याद करना है जब चैप्टर के इनर शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। अभी आपने टॉपिक जो लिख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उसके अंदर इसको नहीं ऐड करना, उसके अंदर आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर लिखा है, आगे 3 डॉट लगाए हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन लिखी है। उसके बाद आपने ये सारा कट करके शॉर्ट में, लैदा शॉर्ट में डाल दिया। आगे आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे आपने डेफिनेशन के आगे लाइन लिखनी है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम किसी चीज़ का एटॉमिक नंबर बताते हैं ना, हम कहते हैं Z इज इक्वल, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, आप कहेंगे हाइड्रोजन का Z जो है वो 8 है। मैं आपसे कहती हूँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, आप कहेंगे ऑक्सीजन का Z डेफिनेशन लिखी है। उसके बाद आपने ये सारा कट करके शॉर्ट में, लैदा शॉर्ट में डाल दिया। आगे आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे आपने डेफिनेशन के आगे लाइन लिखनी है,
इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम किसी चीज़ का एटॉमिक नंबर बताते हैं ना, हम कहते हैं जेड इज इक्वल। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, आप कहेंगे हाइड्रोजन का जेड जो है वो 8 है। मैं आपसे कहती हूँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, आप कहेंगे ऑक्सीजन का जेड 2 है। मैं आपसे कहूँगी कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या, आप कहेंगे कार्बन का Z3 है। अब समझ आई, एटॉमिक नंबर नहीं लिखने में लिखते, लिखने में क्या लिखते हैं, Z। तो Z का मतलब है कि ये इसका एटॉमिक नंबर है, इसीलिए इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। दूसरी लाइन आ गई ये। तीसरी लाइन आपने करनी है यहाँ से atomic number of an element is unique to that element and that element is identified by this number। हर एलिमेंट का ना अपना अपना, यूनिक का मतलब अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है और वो उसकी पहचान होता है। जैसे कि अभी बता दिया ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 है ना, तो हाइड्रोजन को पहचाना ही से जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वाला, यानी हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 है ना, अब मुझे कैसे पता चलेगा कोई एटम ऑक्सीजन है कि हाइड्रोजन है, ऐसा पता चलेगा कि उसके अंदर 6 है ना तो वो ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर कोई 8 है ना तो मुझे पता चल गया ये कार्बन है। टीचर आपको कार्बन नहीं कहेगी, टीचर आपको कहेगी 8 इलेक्ट्रॉन, आपने नाम बता दिया कार्बन। टीचर कहेगी 6 इलेक्ट्रॉन, आपने कह दिया ऑक्सीजन। टीचर बोल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, आपने बोल दिया हाइड्रोजन। पहचान आप किससे कर रहे हैं, नंबर से, नाम से नहीं कर रहे। तो वो यही कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो अपना होता है हर एटम का, और वही उसकी पहचान बन जाता है। ये लाइन भी आप कट कर दें, सिर्फ समझने के लिए है, वैसे आप इस लाइन को कट कर दें लिखने के लिए। मैं आपको आसान नोट्स साथ साथ करवा रही हूँ। आसान नोट्स में अभी तक आपने सिर्फ यहाँ तक डेफिनेशन की थी और एक लाइन की थी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी। आगे आ जाते हैं। उसके बाद है जी, इन अ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। समझाऊंगी सब कुछ लेकिन लिखवाऊंगी टू द पॉइंट। क्यों? पेपर आना है कॉन्सेप्चुअल 2026 का। कॉन्सेप्चुअल पेपर मतलब कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ ना, ये जो छोटी छोटी एक्स्ट्रा लाइनें हैं ना, यहाँ से बन के आने हैं। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आप इतने लेंथी याद करने के बजाय टू द पॉइंट याद करी जाएँ। अच्छा, आप वो कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल जो है एलिमेंट का, उसमें वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब देखें जी, ये है पीरियोडिक टेबल। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है, एज के ऊपर देख रहे हैं छोटा सा क्या लिखा हुआ है, 1। लिथियम के ऊपर लिखा हुआ है 3, बैरियम के ऊपर लिखा हुआ है 4, सोडियम के ऊपर 11, मैग्नीशियम के ऊपर 12। अब देखें, गिनती शुरू करें ज़रा। 1 से बढ़ा 3, 3 से बढ़ा 4, 4 से आगे बढ़ा 11, 11 से बढ़ा है 12। ऐसा नहीं है 3 ऊपर लिख दें 1 नीचे लिख दें, वर्ड छोटे बड़े। छोटे लफ्ज़ से स्टार्ट होके एंड तक आप देख लें कहाँ तक जा रहा है, 103 तक गिनती जा रही है। यानी कि उन्होंने जो काउंटिंग है वो छोटे लफ्ज़ से स्टार्ट की है और बड़े लफ्ज़ तक लेके गए हैं एटम्स की। तो इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए, एमसीक्यूज़ आए, आपने याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल किस में लिखा गया है, असेंडिंग ऑर्डर में। एमसीक्यूज़ आएगा कि पीरियोडिक टेबल किस में लिखा गया है, 2 ऑप्शन होंगे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने टिक कर देना है असेंडिंग ऑर्डर पर। इस लाइन का आपको मतलब समझ आ गया? होप सो आपको इस लाइन का मतलब समझ आ चुका होगा। अब यहाँ तक आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है, लेकिन आपने मिसाल नहीं की, आपने डेफिनेशन की है, रिप्रेजेंटेड बाय किया है। इसके बाद आपने जो लाइन डालनी है वो आपने यहाँ से लाइन डालनी है। फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑक्सीजन एटम इज़ 8। जैसा कि ऑक्सीजन एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद 8 है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी एग्जांपल आ गई। अभी आपकी इस टॉपिक के अंदर एक साइड पूरी हो गई है 3 लाइनों के अंदर। टोटल 3 लाइनें आपने याद करनी है और लिखनी है। बाकी सारी समझ तो आपने ली है, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके रेडी हो गए हैं। 3 लाइनें क्या हैं? पहली लाइन आ गई, यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक जाना है डेफिनेशन। दूसरी आ गया इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी, और तीसरी आ गया यहाँ से यहाँ तक मिसाल। यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर ख़त्म हो गया। अब दूसरा टॉपिक एटॉमिक मास शुरू करते हैं। फिर आपने हेडिंग देनी है दोबारा मास नंबर, या एटॉमिक मास नंबर भी लिख सकते हैं या मास नंबर लिख सकते हैं। फिर आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है जो यहाँ से शुरू होगी। उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। पहले हमने क्या पढ़ा है? सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऐसा ही है, इस टॉपिक में हमने पढ़ा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? और मास नंबर में हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑलमोस्ट अकाउंट्स फॉर द टोटल मास ऑफ दैट एटम। एक एटम के अंदर जितने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों मिलके पाए जाते हैं ना, एटम का उतना वज़न बनता है। ज़्यादा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे वज़न ज़्यादा होगा, कम न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे वज़न कम होगा।
क्योंकि ये मिलके एटम का वज़न बनाते हैं। वज़न किस में होता है? न्यूक्लियस में, इसलिए हम इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं और मास नंबर तो कहते ही कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन आ गई है। डेफिनेशन दोबारा पढ़ा देती हूँ। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर एक एटम का मास बनता है, टोटल वज़न बनता है। और क्योंकि वज़न न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए इन दोनों को मिला के जितने भी इनकी तादाद होगी उसे हम कहेंगे न्यूक्लियन नंबर, और इसके अलावा हम उसे कहते हैं मास नंबर। उसके बाद दूसरी लाइन आपने यहाँ से लिखनी है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। पहले बताया था किसी चीज़ का एटॉमिक नंबर लिखना है, हम कहेंगे इसका जेड ये है। किसी चीज़ का मास नंबर बताना है ना, टीचर पूछेंगी इसका ए क्या है, आपने कहना है ए इज़ इक्वल टू, ए इज़ इक्वल 5, तो ये इसका ए है। उसके बाद आपने इसकी एग्जाम्पल ले लेनी है यहाँ से। उसकी भी 3 चीज़ें की हैं, डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेड बाय, एग्जाम्पल। इसकी भी 3 चीज़ें करनी है, डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेड बाय, एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल यहाँ से लगा लें, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर टोटल ऑक्सीजन के अंदर, यहाँ पे आपने लिखना है इन ऑक्सीजन, यहाँ पे आप ऐड कर लें, इन के ऊपर लिख लें ऑक्सीजन, इज़ 16। सो इट्स मास नंबर इज़ 16। कि ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद टोटल 16 है, इसलिए इसका मास नंबर 16 है। आगे जो है वो पढ़ने वाली लाइनें थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए मैंने आपको कट करवा दी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तमाम होता है, याद करने वाला, लिखने वाला। अब ये भी अपनी लिस्टेड खोलें, पेन खोलें, नोट्स बना लें मेरे साथ, क्योंकि ये आपकी एकेडमी है, आपकी कोचिंग है। सिर्फ आपको मगड़ों नहीं लाना, समझाना ही नहीं है, बल्कि मैंने आपकी हेल्प करनी है कि आप उसको प्रेजेंटेशन के साथ करें, अच्छे मार्क्स लें। अभी नोट्स बना के मुझे हर बच्चा कमेंट सेक्शन में उसकी पिक सेंड करे। कैसे कि पहले डेफिनेशन लिखे, उसके बाद रिप्रेजेंटेड बाय ये लिखे, और उसके बाद पहली एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरी डेफिनेशन लिखे, रिप्रेजेंटेड बाय ए लिखे, और यहाँ से यहाँ तक, और दोनों के ऊपर उनकी हेडिंग दे दे, और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आगे जो पढ़ाने वाला अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन आ गया वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। वो ये है, यहाँ से पढ़ते हैं, द एटॉमिक नंबर इज़ रिटन एज लेफ्ट सबस्क्रिप्ट वाइल द मास नंबर एज अ लेफ्ट सबस्क्रिप्ट। वो कह रहे हैं, उसके साथ आपने देखा लिखा हुआ है 16 और 8। सो ऑक्सीजन एटम वुड बी सिम्बलाइज्ड एज 16 8। अब इसमें से 8 जो है वो इसका Z है, यानी एटॉमिक नंबर है, और इसके अंदर जो 16 है वो इसका A है, यानी इसका मास नंबर है। तो ऑक्सीजन 16 8 दोनों लेफ्ट सबस्क्रिप्ट लिखे हैं, नीचे वाला Z एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर। इसी तरह कार्बन एटम है ना, उसको लिखेंगे, पूरा लिखेंगे C12 6, जिसमें से नीचे वाला इसका प्रोटॉन का तादाद होगा और ऊपर वाला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला मास नंबर। जो नहीं समझ आए कोई बात नहीं, जैसे ही टॉपिक कवर करते जाओगे आगे वाले पिछले टॉपिक दोबारा माइंड में रिकॉल होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा लिख के, नोट्स बना के, ज़ुबानी याद करके अपने कमेंट सेक्शन के अंदर इसकी पिक सेंड करनी है कि हमने आज का होमवर्क कर लिया है। ठीक है, अब लास्ट पे आपकी आखिरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आई है, चेंजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म्स आयंस। अगर हम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद को छेड़ दें, पीछे हमने टॉपिक में पढ़ा था कि प्रोटॉन की तादाद हमेशा, प्रोटॉन का नंबर हमेशा फ़िक्स होता है। मैंने बताया था ना, कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद फिक्स नहीं हो सकती। उसे हम चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं और चाहें तो कम भी कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की तादाद को बढ़ा दें तो वो एटम बदल के आयन बन जाता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की तादाद को कम कर दें तब भी एटम बदल के आयन ही बन जाता है। वाइल चेंजिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म आइसोटोप्स। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ा दें तो वो आइसोटोप बन जाएगा, कम कर देंगे तब भी वो आइसोटोप बन जाएगा। यही बात उन्होंने आपको बता दी है। इसमें ना MCQs और कॉन्सेप्ट वाली बात ये आई है कि प्रोटॉन का नंबर हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो जाएगा किसी भी एटम के अंदर। जब जब इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होगा एटम बदल के क्या बन जाएगा, आयन। जब जब न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होगा एटम बदल के क्या बन जाएगा, आइसोटोप्स। ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर में चेंज आयंस, न्यूट्रॉन्स के नंबर में चेंज आइसोटोप्स। और उसके बाद आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सवाल किया व्हाई द एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल, और एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2-3 MCQs। आज का आपके टोटल टॉपिक के अंदर ये होमवर्क, ये चीज़ें थी। अब आप लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट इस चैप्टर के ध्यान से देखनी है, सारे लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं, उनको लिखने हैं। प्लेलिस्ट पूरी अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पे। आप लोग लेट हैं, आप लोग उसको कंप्लीट करें और मुझे बताएं कि मेरे साथ पढ़ के आपको कैसा लगा। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, गोहर हेल्पिंग हैंड।